हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आज मैं जो लेसन हम लोग बीए पार्ट 3 ऑनर्स के छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं पिछले कुछ क्लासेज में, जो कि सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। पेपर 6 के ग्रुप ए में सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। उसके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे मज़ेदार चैप्टर साइको एनालिसिस की बात हो रही थी। तो साइको एनालिसिस में फ्राइडियन मनोविश्लेषणवाद का मतलब क्या योगदान है, फ्राइडियन एनालिसिस क्या है, फ्राइडियन साइको एनालिसिस क्या है और मनोविज्ञान में इसका क्या योगदान है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से हमारे लिए ये कंट्रीब्यूशन इसका किस तरह से है और किस तरह से लाभदायक है। तो जैसा कि जानते हैं कि एक मनोविज्ञान के समान फ्राइड के मनोविज्ञान में अन्य मनोविज्ञान के समान ज़्यादा सिस्टमैटिक या क्रमबद्धता देखने को नहीं मिलता है। फिर भी उनके जो वॉल्यूम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका विस्तृत करना यहाँ इसीलिए संभव है क्योंकि एक संप्रदाय के तहत उनके योगदान की हम लोग चर्चा कर सकें और कौन कौन से संप्रदाय ने हमारे मनोविज्ञान को किस किस तरह से मदद किया उसको हम देख सकें। तो इसकी चर्चा करने के लिए कुछ संप्रदायों की हम चर्चा करेंगे बारी बारी से, जिसमें सबसे पहला है टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, कॉन्शसनेस, प्री कॉन्शसनेस एंड सब कॉन्शसनेस। स्थलाकृतिक संरचना, चेतन, अर्धचेतन तथा अर्धचेतन। फ्राइड ने सर्वप्रथम मन को दो भागों में बांटा, जिसमें एक का नाम दिया कॉन्शस और दूसरा का नाम दिया अनकॉन्शस। अचेतन को दो भिन्न स्तर माना, जिसमें था अनकॉन्शस प्रॉपर और प्री कॉन्शस या पूर्व चेतन या सब कॉन्शस के नाम से भी यह प्री कॉन्शस जाना जाता था। फ्राइड ने चेतन को परिभाषित करते हुए कहा था कि वे सारे मेंटल एलिमेंट्स जिनसे व्यक्ति एक दिए हुए क्षण से अवेयर होता है, इमीडिएट उसको एक्सपीरियंस होता है, जानकारी होती है, वह चेतन कहलाता है। फ्राइड ने स्पष्ट किया कि मेंटल लाइफ एक छोटा सा हिस्सा ही चेतन होता है। मेंटल लाइफ का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वही जो है कॉन्शस होता है। प्री कॉन्शस या अर्धचेतन से तात्पर्य वैसे मेंटल एलिमेंट से होता है जो चेतन में तो नहीं होते हैं, परंतु थोड़ा सा प्रयास करने पर वह हमारे चेतना में आ जाते हैं। अर्थात अर्धचेतन वह अवस्था होता है जो कि न तो चेतन में होता है, न अर्धचेतन में होता है, न अचेतन में होता है, न चेतन और अचेतन दोनों में नहीं होता है। लेकिन हम थोड़े से प्रयास पर, थोड़े से हम जो है सो उस पर अटेम्प्ट करने पर वो जितनी भी बातें हैं वो अर्धचेतन से प्री कॉन्शस से कॉन्शसनेस में आ जाती है। यही कारण है कि अवेलेबल मेमोरी भी इसे नाम दिया गया है या प्राप्त स्मृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। अर्धचेतन के कंटेंट के दो स्रोत होते हैं। जो अर्धचेतन की बातें होती हैं उसके भी दो स्रोत होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं। पहला स्रोत है कॉन्शस परसेप्शन। व्यक्ति कुछ भी प्रत्यक्षीकरण करता है वह थोड़ी देर के लिए चेतना में रहता है। बाद में जब व्यक्ति का ध्यान किसी दूसरे चीज़ पर चला जाता है तो वैसी स्थिति में उस प्रत्यक्षीकरण को थोड़े देर के लिए प्री कॉन्शस या अर्धचेतना अवस्था में रखा जाता है या चला जाता है। दूसरा जो अर्धचेतन के कंटेंट हैं वह यह है कि जो स्रोत हैं, अचेतन की कुछ इच्छाएं अर्धचेतन होते हुए चेतन में डिस्गस्ट या मान लीजिए छद्म भेष में अपनाकर प्रवेश करती है। ऐसे विचार या इच्छाएं जो काफ़ी आसानी से चेतना से बाहर हो जाते हैं और अर्धचेतन की अवस्था में थोड़े समय के लिए बने होते हैं। फ्राइडियन मनोविश्लेषण में इस तरह के अर्धचेतन, चेतन तथा अचेतन के बीच यह पुल का काम या ब्रिज का काम करता है। अर्थात अर्धचेतन, चेतन और अचेतन के बीच एक बांध का काम करता है, पुल का काम करता है। फ्राइड ने यह भी बताया कि अनकॉन्शस मन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें वे सारे मेंटल एलिमेंट्स, मानसिक तत्व भरे होते हैं जो चेतन में नहीं आते हैं या बड़ी कठिनाई से चेतन की स्थिति में आते हैं। बाल्यावस्था की इच्छाएं,
सेक्सुअल डिजायर्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आदि से संबंधित इच्छाएं, जिन्हें सामान्यतः व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा नहीं कर पाते हैं। फ्राइड का मत था कि अचेतन की इच्छाओं का महत्व मानव व्यवहार के निर्धारण में काफ़ी होता है। अर्थात अचेतन की, यदि उनका यह भी बात पर जोर देते थे कि यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाना हो, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना हो, तो उसके अचेतन मन को कुरेदिए, उसके अनकॉन्शस माइंड पर जोर दीजिए और उसके अनकॉन्शस माइंड को रीडिंग करने की कोशिश कीजिए। उनमें पलित, बढ़ने वाली, रहने वाली, घर कर गई इच्छाओं के आधार पे आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। अचेतन की इच्छाएं चेतन में विकृत रूप अपनाकर प्रवेश करती हैं। व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन के जिंदगी की भूलों को, उसके पीछे अभिप्रेरणात्मक बल यही अचेतन की इच्छाएं ही होती है, जिसके वजह से वह वहाँ स्टोर्ड रहती है। चेतन तथा अचेतन के आकार को लेकर भी फ्राइड ने विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि अचेतन मन का आकारात्मक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा भाग होता है। उन्होंने बर्फ़ के टुकड़े से मन की तुलना की और कहा कि जिस प्रकार बर्फ़ का टुकड़ा पानी में या भरे हुए गिलास में या मग में रखा जाता है तो पाया जाता है कि उसका 80 से 90% भाग पानी में डूब गया, 2-3% भाग पानी के ऊपर रहता है जिस पर पानी नहीं चढ़ पाता है, बाकी 5-7% भाग हवा के कारण या अस्थिरता के वजह से या हिलाने के वजह से कुछ भाग बर्फ़ में डूबता है या बर्फ़ पानी में डूबता है, कुछ भाग पानी जो है बर्फ़ पे जाता है फिर हटता है। इस तरह से कभी बर्फ़ डूबता है तो कभी उठता है, तो बीच का भाग कभी पानी से भीगने के कारण और कभी सूखने के वजह से वह जाना जाता है। तो जो भाग पानी में कभी भीगता है और फिर सूख जाता है, ऊपर आ जाता है, उस भाग को ही फ्राइड ने अर्धचेतन या प्रीकॉन्शस कहा। और जो भाग हमेशा पानी में सूखा हुआ रहता है, पानी के ऊपर रहता है, जिसे आप देख सकते हैं, उस भाग को कॉन्शस कहा, चेतना कहा। और जो भाग मनुष्य के चेतन का, मन का पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, वो मन का सबसे बड़ा 7/8 हिस्सा होता है, वह भाग अचेतन मन होता है। इस तरह से फ्राइड ने तीनों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की और डूबे हुए बड़े हिस्से के समान आकार में बड़ा होता है और अचेतन के विस्तृत भंडार में मूलतः दमित, कामुक, अनैतिक, असामाजिक तथा जितने भी हीनियस या घृणित इच्छाएं होती हैं वही इच्छाएं उसमें होती हैं। इसके आधार पर फ्राइड ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। इस तरह से संरचनात्मक दृष्टिकोण से स्थल आकृतिक टोपोग्राफिकल कंडीशंस के दृष्टिकोण से टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर के रूप में चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन को फ्राइड ने समझाने की कोशिश की। और अब हम आगे चलते हुए बताएंगे, जिसमें स्ट्रक्चर मॉडल, ऊपर तो टोपोग्राफिकल हो गया, दूसरा है स्ट्रक्चरल मॉडल, जिसको कि संरचनात्मक मॉडल कहा जाता है। फ्राइड ने इसका नाम स्ट्रक्चरल मॉडल रखा। इसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो की बातें आती हैं और स्ट्रक्चर के आधार पे इन्हीं तीनों की व्याख्या की। फ्राइड ने मन को संरचनात्मक दृष्टिकोण से अर्थात विकासात्मक दृष्टिकोण से इन्हीं 3 भागों में ईड, ईगो और सुपर ईगो में बांटा। ईड व्यक्ति की जैविक बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होती है। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होने के कारण यह प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होता है और व्यक्ति के मांग को दर्शाता है। यह ऐसा मानसिक एजेंसी होता है जो जन्मजात से ही व्यक्ति में मौजूद रहता है तथा बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन या शारीरिक संरचना से रिलेटेड रहता है। फराहम की इच्छाएं एवं आवेग असंगठित होती हैं और कोई नियम, कानून, विधि विधान को नहीं मानती है। इनकी इच्छाएं तुरंत उसकी पूर्ति करना चाहती है। उसका मांग होता है कि हमको ये इच्छा है तो अभी का अभी हमको इसकी पूर्ति होना चाहिए। उसे कानून, समाज, विधि विधान किसी चीज़ का डर नहीं होता है और किसी के बारे में
वैसी इच्छा हमारे पराहम में नहीं आती है। तो ईड की इच्छाएं प्लेजर प्रिंसिपल से गाइडेड होती हैं और इसका वास्तविकता रियलिटी से भी कोई रिलेशंस नहीं होता है। अतः यह समय बीतने या व्यक्ति की अनुभूतियों में परिवर्तन नहीं होने देता है। फ्राइड के अनुसार ईड की उपक्रमों को अपनाकर टेंशन को दूर करने की कोशिश करता है और यह ऐसा दो तरह से करता है। जो पहला है रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा है प्राइमरी प्रोसेस। रिफ्लेक्स एक्शन में जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो ईड की इच्छा के कारण वह रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात अचानक छींकने लगना, खांसने लगना या आँख मटकाना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं लोग, जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है और तनाव की स्थिति से बच जाता है। प्राइमरी प्रोसेस से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें व्यक्ति दूर करने के लिए उस वस्तु या व्यक्ति को एक मानसिक प्रतिमा बना लेता है जिसका संबंध पहले मूल प्रनोदनों की तुष्टि से होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति वास्तविक तथा अवास्तविक के बीच अंतर नहीं कर पाता है। एक शिशु पूर्णतः प्राथमिक प्रक्रिया के सहारे ही अपना तनाव या अपना स्ट्रेस दूर कर पाता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो ईगो का विकास होने लगता है और ईगो उसको लाइफ टाइम तक वर्धित होते रहता है। अतः वह मन का भाग होता है जिसका संबंध रियलिटी से होता है। यह प्रिंसिपल रियलिटी प्रिंसिपल से गाइड होता है। उसमें सोशल रियलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जाओं का उपयोग करता है। यह नियम मूल प्रवृत्ति संतुष्टि इंस्टिंक्चुअल सेटिस्फैक्शन की अनुमति तब देता है जब उसके लिए उपयुक्त इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी होता है या माहौल होता है। इस तरह से वास्तविकता के नियम का मूल उद्देश्य व्यक्ति में अखंडता या इंटेग्रिटी बनाए रखे रहना होता है। चूँकि ईगो का संबंध एक्सटर्नल रियलिटी से होता है तो वह व्यक्तित्व का एग्जीक्यूटिव का पार्ट या कार्यपालिका के रूप में निर्णय लेके उस कार्य को आगे बढ़ाता है। चूँकि यह अंशतः चेतन अचेतन, अंशतः अचेतन तथा अंशतः सबकॉन्शस होता है, अतः यह तीनों स्तर पर निर्णय लेने का कार्य करता है। अहम द्वारा मूलतः दो तरह से काम किया जाता है। पहला है डिफेंस मैकेनिज्म के सहारे धमकी भरे हुए अवयव को चेतन में आने से रोकता है तथा इस तरह चिंता को कम करता है। दूसरा है ईड एवं आउटसाइड के बीच उत्तम संपर्क बनाकर ऐसा करने से उसको रोकता है। अब हम सुपर ईगो की चर्चा करेंगे। सुपर ईगो व्यक्तित्व का मोरल कमांडर कहलाता है। ईगो के समान इसका कोई अपना एनर्जी नहीं होता है। यह आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल से गाइड होता है। ईगो से यह भिन्न होता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए जो पूर्णतया परफेक्शन की मांग करता है वह पूर्णतः अनरियलिस्टिक होता है। फ्राइड ने सुपर ईगो के दो सबसिस्टम की चर्चा की है, जिसको कॉन्साइंस एंड ईगो आदर्श या ईगो आइडियल के रूप में जाना जाता है। अंतःकरण इतना तो स्पष्ट है कि बच्चे को कोई व्यवहार करने पर या व्यक्ति को कोई व्यवहार करने पर यदि हम दंड देते हैं, यदि उसे पुरस्कृत नहीं करते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, तो इससे उसमें कॉन्साइंस विकसित होता है। और जब उन्हें कोई व्यवहार करने पर हम उसे पुरस्कार, रिवार्ड या शाबाशी देते हैं तो उससे उसका ईगो आइडियल ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा वह डेवलप करता है। अंत में फ्राइड ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मन तीनों शाखाओं अर्थात ईगो एंड सुपर ईगो के बीच एक शार्प डिफरेंस होते हुए भी, बहुत ज़्यादा अंतर होते हुए भी, इन तीनों के क्रियाकलापों से ही हमारा मन गाइड होता रहता है और व्यक्तित्व में इन तीनों का डेवलपमेंट भी भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता रहता है। कुछ व्यक्तियों में सुपर ईगो की मात्रा ज़्यादा हो सकती है तो वह उसे विद्वान या विद्वता के क्षेत्र में ले जा सकता है, जबकि कुछ व्यक्तियों में ईड की डोमिनेंसी होने की वजह से उसे क्रिमिनल, समाज का तिरस्कारी व्यक्ति, समाज विरोधी, विध्वंसक बना सकता है। और ईगो चूँकि दोनों की इच्छाओं को एडजस्ट करने वाला होता है, इसीलिए ईगो के बारे में कहा जाता है
कि ईगो इज़ द एडजस्टर बिटवीन द डिमांड ऑफ सुपर ईगो एंड ईड। वह दोनों में एक सेतु का काम करता है और परिस्थिति को पहचान कर किसी भी काम को या किसी भी इच्छा को, चाहे वो ईड की इच्छा हो या सुपर ईगो की इच्छा, उसे पूर्ति करने का भी पर्याप्त समय देता है। लेकिन वह समय ऐसा होता है कि वह चोरी छुपके से उसकी पूर्ति भी कर ले और किसी तरह का व्यवधान भी न हो। इस तरह से मानसिक कन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में उपाहम, अहम तथा पराहम तीनों को काफ़ी समन्वित रूप से रहना होता है और एक दूसरे के साथ तीनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट ही है कि ईड की इच्छा और सुपर ईगो की इच्छा दोनों किनारे पर खड़ी है, दो ध्रुव पर खड़ी हुई इच्छाएं होती हैं। ईड की इच्छा तुरंत अपनी पूर्ति चाहता है, बिना नियम कानून के पूर्ति चाहता है, वह आनंद के दृष्टिकोण से पूर्ति चाहता है। जबकि सुपर ईगो की इच्छा तराजू पर तौल के, नैतिकता पर रख के, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या नियम के अनुसार है और क्या नियम के विरुद्ध है, इस पर निर्णय लेता है। तो मानव मन में साइको एनालिसिस को समझाते हुए जब फ्राइड ने इन चीज़ों की चर्चा की तो मनोविज्ञान में एक नए महत्व की चीज़ प्रकाश में आया और मनोविज्ञान में एक रस की धारा का अवतरण हुआ, जिससे मनोवैज्ञानिकों को काफ़ी सुकून मिला और हर मनोविज्ञान को समझने में सहायता भी मिली। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि साइकिक एनर्जी एंड थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट क्या है और बाद में कई और अन्य चीज़ों की चर्चा साइको एनालिसिस के क्रम में फ्राइड ने की, उसकी व्याख्या हम धीरे धीरे करेंगे। आप लोग पुनः रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को पढ़ के मेंटली तैयार होके आइएगा और जिससे कि हम लोग को समझने में, चर्चा करने में, डिस्कशंस करने में काफ़ी सहूलियत हो, सीखने में, सिखाने में की प्रक्रिया जारी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।